चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग क्या पढ़े थे, तो कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में जाने थे कि वहाँ के जो लोग हैं उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वेशभूष मतलब कपड़ा लत्ता कैसा पहनते थे। फिर उसके बाद उन लोगों का जो सामाजिक जीवन था, मनोरंजन करने का, श्रृंगार क्या करते थे वो लोग, कौन सा गहना जेवर पहनते थे, है कि नहीं। फिर इसके बाद इन लोगों को जो धार्मिक जीवन है ना, किन किन लोगों की पूजा करते थे, धार्मिक स्थल मिला कि नहीं मिला, इन सारे बातों को जाने थे, है ना, अच्छे से समझे थे, है ना। आज के डे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सभ्यता का, है ना, आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये जो होता है ना पॉइंट हम लिख देते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इनका राजनैतिक जीवन के बारे में जानेंगे, फिर वाणिज्य व्यापार के बारे में जानेंगे, फिर इनका जो टेक्निक था, शिल्प था, मतलब कहने का मतलब विज्ञान, कला विज्ञान, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कुटीर उद्योग, खुद से छोटा मोटा ये काम करते थे, कौन सा काम करते थे, है ना, हाथ से हैंडक्राफ्ट डिजाइनिंग करते थे, कौन सा काम करते थे, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इस सभ्यता के पतन के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब हड़प्पा सभ्यता का चौथा दिन होगा, उस दिन हम लोग पूरे हड़प्पा सभ्यता के स्थल को देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल है, कहाँ पे है और वहाँ से क्या क्या मिला। इन सारी बातों को हम लोग कल देखेंगे। तो ये 4 डे में हम लोग का पूरा हड़प्पा सभ्यता बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला हम लोग आर्थिक जीवन जान लेते हैं कि आर्थिक जीवन क्या था। ठीक है, चलिए आर्थिक जीवन उन लोग का जो था, वो लोग अर्थव्यवस्था का जो आधार था कृषि था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब उन लोग का जो रोजगार से संबंधी या पैसा से संबंधी जो सबसे प्रारंभिक जो काम था उन लोग का कृषि था। और कृषि के बाद आता है पशुपालन। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला उन लोग का अर्थव्यवस्था का कह सकते मूल आधार था, कृषि था। तो कृषि के बारे में जान लेते। कृषि इस वजह से भी था क्योंकि कोई भी हड़प्पा सभ्यता जो था, कोई भी हड़प्पा सभ्यता का जो भी स्थल है, सारा स्थल लगभग सभी स्थल किसी न किसी नदी के पास में है कि नहीं। अब नदी के पास है तो नदी के पानी या नदी के आसपास का जो भी ज़मीन होता है ना, वो उपजाऊ ज़मीन होता है। अब उपजाऊ ज़मीन है तो वो लोग अच्छे से खेती बाड़ी करते थे, है कि नहीं। तो जिस वजह से उन लोगों का कृषि पे ज़्यादा रुचि था। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि था। इस वजह से समझ में आ गया होगा। अच्छे से लोग खेती करते थे, ज़्यादा लोग एक खेती में कह सकते कपास का खेती करते थे, क्योंकि इस कपास से वे लोग, है ना, कपड़ा बनाते थे, ऊनी कपड़ा बनाते थे और उस ऊनी कपड़ा को सिल कर पहनते थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना। और सुई भी यहाँ से मिला है, कताई बुनाई करने वाला सुई और भी चीज़ जो होता है वो सारा चीज़ इस कपड़ा को बनाने से संबंधित मिला है। ठीक है, और इस सूती वस्त्र को, है ना, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, बेबीलोन का सभ्यता, सुमेर की सभ्यता ना, इन सारे सभ्यता में भी इन लोगों का व्यापार होता था, समझे, इस सूती वस्त्र का, समझ में। इसलिए यूनान के लोग जो है इस सूती वस्त्र को वो लोग सिंडोम बोलते थे या सिंडम बोलते थे। सिंधु से सिंडम वो लोग बोलते थे, और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु बोलते थे। सिंधु कपड़ा का जो वस्त्र है ना, इसको सिंधु के नाम से वो लोग पुकारते थे या कहते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग कृषि के बारे में जाने। फिर इस हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, वो लोग क्या करते थे, है ना, बर्तन बनाते थे, है ना, तांबा का बर्तन बनाते थे, फिर उसका मिट्टी का बर्तन बनाते थे, है ना, कांसा का बर्तन ये लोग बनाते थे, है ना। आभूषण, सोना का आभूषण, चांदी का आभूषण बनाते थे। समझ में आ रहा है ना। आभूषण ज़्यादातर उन लोग का सोना का, तांबा का, चांदी का आभूषण देखा गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में किसी को कोई दिक्कत है आर्थिक जीवन में, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादातर कृषि करते थे, क्योंकि उनका जो ज़मीन उसी प्रकार का था, कृषि करने वाला ही ज़मीन था, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर कृषि ही करते थे। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर इसको अगर पशुपालन के बारे में देखा जाए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, कृषि के बारे में देखा जाए तो उन लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न था वो क्या था, जौ गेहूँ था। प्रमुख जो अनाज कह सकते हैं, जौ गेहूँ था, है ना। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से मटर का और तिल का साक्ष्य मिला है। मटर का और तिल का, है ना, खेती करने का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। फिर लोथल, रंगपुर जो गुजरात में है, वहाँ से ना बाजरा का खेती का प्रमाण मिला है, धान का भुस्सी मिला है। ठीक है, तो अगर यहीं पे देखा जाए तो हड़प्पा से इसी में
कृषि में ही हड़प्पा से हड़प्पा नामक जो स्थल है, पूरा सभ्यता नहीं, स्थल से, ठीक है, हड़प्पा नामक जो एक स्थल है, इस स्थल से तिल का खेती करने का प्रमाण मिला है, मटर का, तिल का, है ना, इस सब का खेती करने का प्रमाण मिला है। लोथल, रंगपुर, जो लोथल रंगपुर जो गुजरात में है ना, ये गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ से बाजरा का खेती का प्रमाण मिला है, बाजरा की खेती करने का प्रमाण मिला है। फिर उसके बाद देखा जाए तो बाजरा की खेती करने का प्रमाण मिला है। फिर उसके बाद यहाँ से धान का भुस्सी मिला है, कह सकते हैं धान की खेती करने का प्रमाण, जब भुस्सी मिला है तो वहाँ पे खेती हुआ होगा ना, तो धान का भुस्सी यहाँ से मिला है, समझ में आ रहा है। तो ये सब यहाँ पे मिला है। अगर यहाँ पे हड़प्पा, पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोला जाए तो फल में यहाँ से क्या नारियल मिला है, तरबूजा मिला है, खजूर मिला है ना, अमरूद, फिर उसके बाद अनार, ये सब का साक्ष्य यहाँ से मिला है, समझ में आ रहा है। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता से मिला, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये था हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, कि वो लोग सबसे, उन लोगों का जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार बोला गया है वो कृषि था। क्यों था बता चुके अच्छे से। फिर इसका देखा जाए तो पशुपालन भी ये लोग अच्छे से करते थे, पशुपालन, है ना, तो पशुपालन भी ये लोग बहुत अच्छे से करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, पशु जो था वफादार के रूप में कुत्ता जानवर था, जिसको अपने शिकार जब करने जाते थे हड़प्पावासी लोग, हड़प्पावासी मतलब हड़प्पा के जो लोग थे, वो लोग जब शिकार करने जाते थे कुत्ते को साथ लेके जाते थे, और कुत्ता जो था उनका, है ना, एक वफादार जानवर था, है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो, है ना, कह सकते गाय को, बैल को, भेड़ को, हाथी को, ऊँट को, है ना, इन सब जानवरों को, ये सब जानवर जो थे उनको वो पालतू बनाते थे, पालतू के रूप में ये सब प्रमुख जानवर उन लोगों का था, ठीक है। बैल, गाय, भेड़, बकरी, हिरन, भेड़, बकरी, उसके बाद ऊँट, हाथी, ये सब जो थे उन लोगों का पालतू जानवर था, ठीक है। अगर वहाँ से जो सिक्का पे, मुहर पे, है ना, सिक्का, मुहर, या कह सकते खिलौने पे जो चित्र मिला है, मतलब वहाँ के जानवरों के बारे में, तो वहाँ पे तोता था, तोता का साक्ष्य मिला है, हिरन का, बिल्ली का, है ना, उसके बाद देखा जाए तो इसका खरगोश का, इन सब जानवरों का वहाँ से साक्ष्य मिला है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इन सब जानवरों का वहाँ से, वहाँ के जो सिक्का था या मुहर था, सिक्का नहीं था, सिक्का तो वहाँ था ही नहीं, उस वक्त सिक्का का प्रचलन नहीं था, लेकिन कह सकते हैं वहाँ का जो मुहर मिले हैं, या वहाँ के जो खिलौने मिले हैं, या मूर्ति मिले हैं, उन सब पे ऐसा चित्र था। सिक्का कहने वाला कोई गोल चीज़ रहा होगा, है ना, तो हम लोग सिक्का कहते हैं, लेकिन वो लोग सिक्का के रूप में नहीं देखते थे, मतलब कोई सामान वो लोग सिक्का की मदद से नहीं खरीदते थे, सामान के बदले में सामान उन लोगों का सिस्टम था, ठीक। आगे से हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन में ये सब था उन लोगों का, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन के बारे में देखा जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसमें आर्थिक जीवन में अगर किसी को दिक्कत है कुछ तो बोलिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके पशुपालन के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन लोग कृषि, पशुपालन के साथ साथ, है ना, उन लोगों का जो रुझान और भी बहुत सी चीज़ों में था, लेकिन हम राजनीतिक जीवन के बारे में पहले जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, पूरा हड़प्पा शहर जो था वो क्या था, एक सुव्यवस्थित था, मतलब पूरे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई इसको चलाने वाला है। कल के डे में हम लोग जो पढ़े थे उस आधार पर लगता था कि नहीं लगता था कि पूरा प्लानिंग के साथ कोई ना कोई इसको चलाने वाला रहा होगा, लेकिन हम लोग को महत्वपूर्ण पूरा साक्ष्य तो नहीं मिला है, पर एक सभा मिला है, सभा भवन मिला है। उस सभा भवन से हम जो हमारे जो इतिहासकार है या विद्वान जो है उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे बैठक होती थी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ प्रशासनिक इकाई रहा होगा, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब रहा होगा। और हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बड़ा अन्नागार देखा गया, है ना। हड़प्पा नामक स्थल है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में तो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है दुर्ग स्थान पे, मतलब जो ऊंची जगह पे जो था दुर्ग नगर में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अन्नागार मिला था। लगभग कितना 46 मीटर था लंबा, 40 मीटर लंबा था। अब इतना बड़ा अन्नागार का आम आदमी क्या करेगा, कुछ लेके क्या करेगा, ठीक नहीं। तो हो सकता है वहाँ पे जो पुरोहित लोग होते होंगे, या जो वहाँ के जो अमीर लोग, संपन्न लोग होते होंगे, या कह सकते हैं राजा हो सकते हैं, है कि नहीं, तो वो लोग, है ना, टैक्स के रूप में, कर के रूप में उन लोगों से अनाज लेते होंगे, हो सकता है कि नहीं, और उस अनाज को उसमें भरते होंगे।
इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिला है, लेकिन एक हिसाब से अनुमान लगा के कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि 46 जो क्या था मीटर लंबा था और 23 मीटर गोलाई में था, कह सकते या चौड़ा कह सकते, चौड़ाई उसका था, इतना ऊंचा में था। अब इतना आम आदमी क्या करेगा इतना अनाज का, है कि नहीं। तो हो सकता है मे बी कि वे लोग जो थे टैक्स के रूप में अनाज को पूरा निचला नगर में जो लोग होते थे उनसे, या पूरे शहर में जो लोग थे उन सब से, है ना, टैक्स के रूप में, कर के रूप में, है ना, वो लेते होंगे अनाज का, उसमें जमा करते होंगे, इसलिए उतना बड़ा बनाया होगा, है कि नहीं। चलिए, तो राजनीतिक जीवन के बारे में, है ना, एक आदमी का नाम है जिसका नाम क्या है, पिगट, है ना, पिगट महोदय जो है, इनका कहना है, पिगट महोदय का कहना है, पिगट महोदय का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, पिगट महोदय का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ना, ये जुड़वा राजधानी थी, उनका कहना है, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पर उनका कहना है कि कुछ ना कुछ साक्ष्य उसको मिला होगा जिस आधार पे वो कहें, ठीक है। लेकिन हम लोग को पूरा पक्का पता नहीं कि वो देश है, राजधानी क्या है ना, लेकिन कुछ साक्ष्य मिला जिस साक्ष्य के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो पिगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है पूरे हड़प्पा सभ्यता का, ये दोनों जुड़वा राजधानी थी, पूरे स्थल का ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। और इसके बीच में, है ना, इसके बीच में, मतलब मान लो कि हड़प्पा कहाँ पे है बता चुके थे, तो पंजाब में है, ये पाकिस्तान के पंजाब में। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, पंजाब के सिंध में है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है, तो दूरी जो है वो 483 किलोमीटर, कितना दूरी है, 483 किलोमीटर दूरी है। और इस दोनों के बीच में एक व्यापारिक मार्ग बनाया गया था, मतलब इन दोनों में जाने आने के लिए, है ना, एक स्पेशल कह सकते हैं रास्ता बनाया गया था, सड़क बनाया गया था इन दोनों को जोड़ने के लिए, समझे। तो इसी आधार पर पिगट महोदय ने कहा होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये दोनों जुड़वा राजधानी रहा होगा, इस पूरे स्थल का जुड़वा राजधानी रहा होगा। बात समझ में आया नहीं है, ठीक है। और भी वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पूरे स्थल का जो तीसरा राजधानी है वो कालीबंगा को बताया। तीसरा राजधानी किसको बताया, चलिए, तो और वैज्ञानिक जो है वो तीसरा राजधानी, ये तो जुड़वा राजधानी हो गया, अगर तीसरा इसके अलावा कोई अगर राजधानी बताया है तो वो कालीबंगा को। बात समझ में आया या नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच का दूरी है वो 483 किलोमीटर है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक व्यापारिक मार्ग बनाया गया है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रास्ता का निर्माण भी किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजनीतिक जीवन के बारे में बस इतना ही, जो प्रमाण मिला है उसके आधार पे बस इतना ही बात। आप लोग को और भी कुछ जानना होगा तो वो बाद में बता देंगे, लेकिन मेनली बात जो है इतना ही था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के, है ना, कह सकते हैं कि शिल्प मतलब हैंडक्राफ्ट और तकनीक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 473 किलोमीटर, 83 किलोमीटर। चलिए, शिल्प तथा उद्योग धंधा, उन लोगों का उद्योग धंधा क्या था, है ना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे खुद से क्या करते थे, कताई बुनाई में माहिर थे वो लोग, है ना। कताई बुनाई मतलब वहाँ से जब सुई का साक्ष्य मिला, वो सुई से कपड़ा को बनाते थे, कपड़ा वो लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते थे, है कि नहीं। उद्योग के बारे में बताया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग जो है ना सामानों को एक दूसरे से सामान के बदले में सामान लेते थे, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली था यहाँ पे। क्या था, हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे सिस्टम था, उद्योग धंधा में कहा जाए तो, ठीक है। और शिल्प में ये लोग क्या करते थे, कह सकते पत्थर के, तांबा के, कांसा का, है ना, सोना का, चांदी का, इन सब से वे लोग अपने लिए मतलब खुद से, है ना, हैंडक्राफ्ट कर सकते हैं। वो लोग क्या करते थे, ये लोग क्या कर सकते थे, ये गहना जेवर, श्रृंगार के सामान, ये सब सामान खुद से बनाते थे। और यहाँ से कई कारखाने भी मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में, है ना, अनाज को पीसने के लिए चक्की भी मिला है
ओखली भी मिला है। तो इन सारे साक्ष्यों से पता चल रहा है कि इन लोगों का जो शिल्प और उद्योग धंधे में इन लोगों में इस समय काफ़ी वो रुचि रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो स्थल है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक स्थल है। यहाँ से है ना एक मोहल्ला ही मिला है, कुम्हार का एक मोहल्ला ही मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कोई आप पूरा गांव मिला होगा, है कि नहीं, लेकिन 2-3 4-5 घर जो भी घर हो ऐसा दिखा होगा जो सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। सारे घर के पास है ना कुम्हार का जो चाक होता है वैसा प्रतीत हुआ होगा, जिस वजह से हमारे विद्वानों ने, इतिहासकार ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के में जो मोहनजोदड़ो स्थल है वहाँ पे एक मोहल्ला था, वो कुम्हार का मोहल्ला था। सारे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते थे, है कि नहीं। तो ये लोग शिल्प और उद्योग धंधे में भी काफ़ी रुझान रखते थे और अच्छे थे इस मामले में भी। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के जो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत स्थल दिखा गया है जहाँ से कटाई बुनाई करने का जो मशीन होता है या जो उपकरण होते हैं वो मिले। यहाँ के जो लोग थे वो अपना उपकरण हाथी के दांत से, है ना, सीप से, घोंगा से, है ना, इन सब के मदद से ये लोग अपना औजार कर सकते या उपकरण बनाते थे, है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल में कारखाना मिला है कि नहीं। ये लोग कर सकते खुद से हाथ से खिलौना ही बनाते थे, है ना, खिलौना, बैलगाड़ी, ये सब जो खिलौना है ये सब खिलौना बनाते थे। उस खिलौना पे डिज़ाइन करते थे, जिन डिज़ाइन के मदद से कुछ चित्र बनाते थे, जिनके मदद से हम लोगों को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोग इस जानवर को पशु मानते थे या इस जानवर के बारे में हड़प्पा सभ्यता लोग जानते थे। जैसे कि मुर्गी हो गया, हंस हो गया, खरगोश हो गया, उसका तोता हो गया, इन सब जानवर के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सब जानते थे, ठीक है नहीं। चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य और व्यापार के बारे में जाना जाए। वाणिज्य और व्यापार के बारे में अगर जाना जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वाणिज्य और व्यापार के बारे में अगर जाना जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग व्यापार में भी काफ़ी आगे थे। वाणिज्य व्यापार में भी वो काफ़ी आगे थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो 2 तरह से व्यापार करते थे। एक आंतरिक व्यापार भी, एक आंतरिक व्यापार था, एक बाहरी व्यापार था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग आपस में भी एक दूसरे से, है ना, व्यापार करते थे और दूसरे देशों में भी व्यापार करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हैं कि दोनों तरह से व्यापार किया जाता था। ये लोग आंतरिक व्यापार मतलब आपस में ही गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसका राजस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में ही, फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान में भी है जो आसपास के हड़प्पा सभ्यता के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग, तो ये लोग आपस में भी व्यापार करते थे, ठीक है। लेकिन अगर बाहरी व्यापार के बारे में अगर देखा जाए तो ये लोग मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सभी देशों से, अफगानिस्तान, है ना, इन सभी देशों से भी व्यापार करते थे। और इन लोग का व्यापार करने का जो जरिया था या कह सकते हैं मार्ग जो था, दोनों तरह का मार्ग था। जल मार्ग भी था और कह सकते हैं थल मार्ग भी था। तो दोनों तरह से ये लोग करते थे। जल मार्ग से भी परिचित थे और थल मार्ग से भी परिचित थे। ये लोग परिचय थे, कह सकते हैं, परिचित थे, है कि नहीं। ये लोग जल से भी मतलब समुंदर जो है, लोथल जो एक स्थल है जो कह सकते हैं, उस स्थल से ये लोग, है ना, विदेश यात्रा करके कह सकते हैं, मतलब उस नाव की मदद से, है ना, क्योंकि लोथल में बहुत ज़्यादा, लोथल में बंदरगाह में, लोथल में गुजरात में, वहाँ पे बंदरगाह स्थल को देखा गया था। उस बंदरगाह स्थल से ये लोग नाव के द्वारा ये लोग दूर दूर जाते थे और वहाँ पे व्यापार करते थे। बस समझ आ गया। हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपदाएँ या कह सकते हैं यहाँ पे जो कच्चे माल है ना, कमी थी। यहाँ के जो लोग थे कच्चे माल के लिए या कह सकते हैं प्राकृतिक जो संप्रदाय होती है जैसे कि सोना चांदी, ये सब कह सकते हैं, इन सारे चीज़ों को वो दूसरे राज्य या दूसरे देशों से मंगाते थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये लोग सोना को, है ना, सोना को अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सिंध से, उसके बाद फारस जैसे देशों से, इन लोगों से सोना का व्यापार करते थे। फिर इसके बाद अगर चांदी के बारे में देखा जाए, है ना, तो ये चांदी जो है वो किससे, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इन सब देशों से ये लोग चांदी
कि क्या करते थे ये लोग, कह सकते हैं दूसरे देशों से ये प्राप्त करते थे। फिर अगर देखा जाए तो मैसूर से भी, है ना, इन सभी जगहों से ये लोग, है ना, चांदी, सोना, इन सब को प्राप्त करते थे। जैसे कि अलाबास्टर, जिसको हम लोग एस्बेस्टस बोलते हैं ना, तो अलाबास्टर जो है, अलाबास्टर को बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। समझ में आ रहा? टीन के बारे में बात किया जाए, टीन जो होता है, टीन को ये लोग अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। ठीक है। एक सेलखड़ी नामक पत्थर था। कैसा पत्थर था? सेलखड़ी नामक पत्थर था, जिसको मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। ठीक है। सेलखड़ी को कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से, और बलूचिस्तान और राजस्थान से। बलूचिस्तान, चलो, टीन का हजारीबाग से ये लोग प्राप्त करते थे। फिर सेलखड़ी है, मध्य एशिया, राजस्थान, बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। राजस्थान, बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। अगर तांबा के बारे में अगर बताया जाए, ठीक है, तांबा के ये लोग बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे, अरब से। बलूचिस्तान, और तांबा का है ना राजस्थान में, भारत की जो राजस्थान है वहाँ पे है ना, वहाँ पे इसका कह सकते क्या, क्या कहते हैं उसको, खदान कहते हैं ना, तो यहाँ से इसका खदान भी मिला है। कहाँ से मिला है? राजस्थान की कौन जगह है? हाँ, खेतरी नामक जगह, है ना। तो यहाँ पे राजस्थान का तो तांबा, बलूचिस्तान और राजस्थान की खेतरी नामक जगह है, यहाँ से ये लोग, है ना, इस सभ्यता के जो लोग थे ये सब प्राप्त करते थे। ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कौड़ी से भी ये लोग अपना कुछ कह सकते हैं उपकरण बनाते थे। कौड़ी हो गया, है ना, तो ये सब कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कौड़ी को सौराष्ट्र से प्राप्त करते थे और दक्षिण भारत से, मतलब गुजरात का जो निचले वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ से ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है। सीप के बारे में अगर बोला जाए, कौड़ी, सीप जो हो गए, ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? सौराष्ट्र से, है ना, सौराष्ट्र। फिर उसका देखा जाए तो ये लोग दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिणी भारत से। तो ये सारे चीज़ जो है ये लोग अलग अलग राज्यों से, ये लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, राज्यों से ये लोग प्राप्त करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो था वो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपदाएं या ये सब जो चीज़ है, इन सब कच्चे सामान जो है, अगर तांबा रहेगा तभी तो तांबा को टीन को मिला के ये लोग कांसा बनाएगा, क्योंकि कांसा का सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया, तो कच्चा सामान नहीं हो गया, मिला के पक्का सामान कह सकते एक कोई चीज़ बनाएगा, है कि नहीं। तो कच्चे सामानों का या प्राकृतिक संपदाएं हैं, इन सारे चीज़ों का हड़प्पा सभ्यता में कमी था। तो ये लोग क्या करते थे, आसपास के जो राज्य हो गए या आसपास के जो देश हो गए, वहाँ से इन सारे सामानों को प्राप्त करते थे। ठीक है। चलिए, फिर अगर इसके बाद देखा जाए तो सुलेमानी जो पत्थर है वो सौराष्ट्र के पश्चिमी भारत से प्राप्त करते थे। सुलेमानी पत्थर है, जैसे कि सेलखड़ी नामक एक पत्थर है, ठीक है, तो उससे भी बहुत बना हुआ उपकरण मिला है। फिर सुलेमानी पत्थर से भी, है ना, तो जो ये सुलेमानी पत्थर कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र में मतलब गुजरात में भी सुलेमानी पत्थर प्राप्त करते थे ये लोग, गुजरात से भी, और ये भारत के पश्चिमी भारत से भी। ठीक है, मतलब गुजरात से सिंपल सा कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग सुलेमानी पत्थर कहाँ से प्राप्त करते थे? पश्चिमी भारत से, और ये लोग सौराष्ट्र से। तो इन सभी जगहों से ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, और भी अगर देखा जाए तो ये लोग, है ना, लाजवर्द जो नील रत्न जिसको कहा जाता है, तो नील रत्न जो है ये अफगानिस्तान से ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, तो नील रत्न के बारे में भी अगर यहाँ पे लिखा जाए तो नील रत्न, तो ये लोग अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सीसा के बारे में देखा जाए तो ये लोग सीसा को भी, सीसा जो है तो ईरान से, अफगानिस्तान से, इन सभी जगहों से ये लोग प्राप्त करते थे। ठीक है ना। चलो,
तो इन उम्मीद करते हैं सारा आपको अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग उन लोग का जो व्यापार करने का जो सिस्टम था, कहने का मतलब वो लोग है ना आंतरिक व्यापार भी करते थे और विदेशों से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपने में भी व्यापार करते थे और दूसरे देशों में जो आसपास के जो भी देश है उन सारे देशों से भी व्यापार करते थे, है कि नहीं। और ये लोग जो थे जल मार्ग और थल मार्ग दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये लोग को कच्चे माल ये कह सकते हैं या प्राकृतिक जो भी चीज़ होते हैं इन सभी का यहाँ पे कमी था, जिस वजह से आसपास के जो भी राज्य हो गए या आसपास के जो भी देश हो गए, है ना, वहाँ से ये लोग प्राप्त करते थे। जैसे कि सोना के बारे में देखा जाए तो अफगानिस्तान, इराक, फारस ऐसे जगहों से ये लोग सोना को प्राप्त करते थे। ठीक है, सोना से ये लोग अपना कच्चा माल आ गया सोना, अभी सोना से ये लोग अपने लिए गहना जेवर ये सब बनाते थे। ठीक है, फिर इसका चांदी हो गया तो अफगानिस्तान से, ईरान से, मैसूर से चांदी प्राप्त करते थे, अलाहाबाद बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे, टीन हजारीबाग से प्राप्त करते थे। ठीक है, हजारीबाग है, हजारीबाग से सेलखड़ी नामक जो पत्थर है मध्य एशिया से या राजस्थान, बलूचिस्तान से ये लोग प्राप्त करते थे। तांबा हो गया बलूचिस्तान, अरब और राजस्थान में इसका कह सकते एक खादान में मिला है जो खेतरी से ये लोग प्राप्त करते थे। फिर सीप हो गया, कौड़ी हो गया और सौराष्ट्र दक्षिण भारत से ये लोग प्राप्त करते थे। सुलेमानी जो पत्थर हो गया ये लोग पश्चिम भारत और सौराष्ट्र से प्राप्त करते थे। नील रत्न जो हो गया ये लोग अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। और अगर देखा जाए तो नीलमणि भी ये लोग प्राप्त करते थे तो महाराष्ट्र से, हाँ पत्थर ही होगा, तो ये लोग भी प्राप्त करते थे महाराष्ट्र से। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सीसा देखा जाए तो ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग प्राप्त करते थे कच्चा माल के। ठीक है, फिर अगर हड़प्पा सभ्यता के अगर कह सकते हैं कि यहाँ के तकनीक और विज्ञान के बारे में देखा जाए, है ना, सुनिए अच्छा से। हड़प्पा सभ्यता के अगर विज्ञान टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग है ना तांबा को, देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तांबा को पिघलाने के लिए 283 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा बनाते थे, तो तांबा को पिघलाया जाएगा, फिर उसके साथ टीन को मिलाया जाता है। लगभग कह सकते हैं 10 से कह सकते हैं कि 75 से 90% तांबा रहता है और उसमें 10 से 25% उसमें टीन को मिलाया जाता है। इन दोनों को मिलाने के बाद है ना एक कह सकते हैं कांसा बनता है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिश्र धातु के प्रयोग से भी परिचित थे, है कि नहीं। मतलब दो तांबा को मिला के एक नया धातु मिलाने की तकनीक से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, परिचित थे, है कि नहीं। क्योंकि तांबा को पिघलाने के लिए है ना 283 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ताप के बारे में भी जानते थे, कितना डिग्री सेल्सियस पे किस चीज़ को पिघलाया जाता है, तभी तो वो लोग तांबा को पिघलाते थे, है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे तकनीक के मामले में भी बहुत ज़्यादा वो आगे थे, है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता में कह सकते बटखारा जो था, है ना, बटखारा जो देखा गया तो हड़प्पा सभ्यता में बटखारा जो होता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता में इसी के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में करीब 150 बटखारा को देखा गया, लगभग 150 बटखारा पूरे हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। जिसमें से अगर सबसे भारी देखा जाए या सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देखा जाए तो वो 1375 ग्राम का था। कितना ग्राम का था? और सबसे अगर हल्का या कह सकते सबसे छोटा अगर देखा गया था तो ये कितना था? 0.87 ग्राम का था, है कि नहीं। और उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता का जो बाढ़ था उसका अनुपात 1 था, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक था उन लोग का बाढ़ का अनुपात था, या कह सकते बाढ़ था, बटखारा कह सकते था, ठीक है। तो 1, 2, 4 फिर उसके बाद 8, फिर 8 का 16, फिर 64 उन लोग का था, ठीक है। इन सभी अनुपात में कह सकते इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था, है ना, वो था 16 इकाई का बाढ़, 16 इकाई का बाढ़। तो इन लोग का सबसे पर्सनल में कह सकते हैं या सबसे महत्वपूर्ण में कोई बाढ़ था वो 16 इकाई का था। समझ में आ गया? 16 का बटखारा जो था सबसे ज़्यादा वो लोग प्रयोग करते थे, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ के बारे में अगर देखा जाए, है ना, तो अगर बटखारा जिसको कहा जाता है, ठीक है, बटखारा या बाढ़ बोल दीजिए, है ना, या बटखारा ही लिख देते हैं, ठीक है। बटखारा के बारे में देखा जाए तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 देखा गया। इसमें सबसे जो प्रचलन में जो था वो 16 इकाई का बाढ़ था, 16 इकाई का बाढ़ या बटखारा सबसे प्रचलित में था, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता में ना शिलाजीत नामक
वहाँ से शिलाजीत मिला है जो चिकित्सा में काम आता है। इससे यह भी पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में है ना एक जगह है ना, वहाँ से कहा हुआ कि कपाल मिला है, जिस कपाल में बीमारी था शोथ का, है कि नहीं, तो वो लोग उस पर रिसर्च भी करते होंगे, है कि नहीं। इससे इन सारे बातों से हमें यह पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे चिकित्सा के बारे में भी जानते थे। हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे वो दशमलव पद्धति के बारे में भी जानते थे, गणितीय रेखा के बारे में भी ये लोग जानते थे, है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, कह सकते हैं वे लोग एक डेवलप्ड लोग थे, वो, है कि नहीं। तकनीक के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिल्प उद्योग के बारे में जाने, व्यापारिक वाणिज्य व्यापार के मामले में, इन सब मामले में वो लोग एकदम आगे थे, है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना। चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अगर पतन के बारे में जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, विनाश कैसे हो गया, नामो निशान हड़प्पा सभ्यता का कैसे हो खत्म हो गया, ठीक है। देखिए इतना में कोई दिक्कत किसी को है? चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, शिल्प तथा उद्योग का जो जीवन था, या रुचि रखते थे कि नहीं रखते थे, इन सब के बारे में जाने, वाणिज्य व्यापार के बारे में जाने कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दोनों तरह से व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाहरी व्यापार भी करते थे। आंतरिक व्यापार में वो लोग महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, है ना, इन सारे अपन जो भी इन लोग का जो स्थल है, सारे स्थल में ये लोग व्यापार करते थे। फिर विदेशों से जो भी चीज़ का ये लोग का कमी होता था वो व्यापार करते थे, और यहाँ से ये लोग सूती वस्त्र को भी यहाँ से देते थे। और इन लोग का जो व्यापार करने का जो सिस्टम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। समझ में आ गया? डॉक्टर मैके का कहना है कि मेसोपोटामिया का जो बटखारा था और ये हड़प्पा सभ्यता का जो बटखारा था, तो हड़प्पा सभ्यता का बटखारा में ज़्यादा वजन था, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पूरा का व्यापारिक केंद्र है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता था व्यापारिक केंद्र। समझ में आ गया? चलिए इन सारे बातों को आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लोग कहाँ से, फारस से, ईरान से, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन सारे जगहों से ये लोग व्यापार करते थे, है कि नहीं। फिर अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, विनाश कैसा हो गया, इसके बारे में अगर देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों का, जैसे कि हम लोग शुरू में जाने थे कि हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था, अलग अलग बात था कि कोई विद्वान कह रहा है कि इतना से इतना काल है, कोई विद्वान कह रहा है कि इतना से इतना काल है कि नहीं। जैसे कि बताए थे कि जॉन मार्शल का कहना है, क्या कहना था, 3250 से लेके 2750 के बीच में क्या हो गया, ये जॉन मार्शल का था। फिर कार्बन विधि, जो रेडियो कार्बन विधि होता है, इनके हिसाब से 2500 या 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व के बीच का था। अलग अलग विद्वानों का कहना था, है कि नहीं। कोई का कहना था कि 2800 से लेके 2200 के बीच में इस सभ्यता का काल के बारे में बताए थे, है कि नहीं। फिर अलग अलग लोगों ने इस सभ्यता के निर्माता के बारे में भी, अलग अलग जो विद्वान है, अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के निर्माता के बारे में भी अलग अलग मत दिया, अलग अलग बात कहें, है कि नहीं। जैसे कि जॉन मार्शल क्या कहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, सुमेरियन लोग आके यहाँ पे, सुमेरियन मेसोपोटामिया का एक सभ्यता है, सुमेरिया सभ्यता है ना, या सुमेर की सभ्यता, वे लोग आके इस पूरे हड़प्पा सभ्यता का विकास किए हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे पूरा सुमेर सभ्यता के जो लोग थे, है कि नहीं। तो मार्टिमर व्हीलर का भी यही कहना था। और फिर राखालदास बनर्जी बोले कि नहीं, भारत के जो लोग थे, और भी लोगों ने कहा कि द्रविड़ लोग, मतलब भारतीय लोगों ने ही इस सभ्यता का विकास किया है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों का काल के बारे में अलग अलग मत था। फिर अलग अलग विद्वानों का इसके निर्माता के बारे में अलग अलग मत था, है ना। उसी प्रकार इसके पतन के बारे में भी एक निश्चित बात नहीं है। अलग क्षेत्र में अलग कारणों से पतन हुआ होगा, मतलब अलग अलग विद्वानों का कहना है। कोई कह रहे हैं कि ये लोग बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है, कोई बोल रहे हैं जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ है, कोई बोल रहे हैं कि मलेरिया या कह सकते हैं महामारी ये सब फैला है जिसकी वजह से पूरे सभ्यता का नाश हो गया। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इस सभ्यता को, है ना, पतन या विनाश होने के लिए, ठीक है। कौन कौन विद्वान का क्या क्या कहना है इसके बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अगर इसके पतन के बारे में अगर देखा जाए, है ना, तो सर जॉन मार्शल का कहना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। मतलब इनका कहना है कि सर जॉन मार्शल का कहना है, और भी लोगों का, जैसे कि अर्नेस्ट मैके का, इन तीनों विद्वानों का कहना है कि सभ्यता
ये सभ्यता जो थे वो किसी न किसी स्थल के पास, लगभग सभी स्थल, सारा स्थल नदी के पास नहीं है, कुछ कुछ लगभग ज़्यादा जो स्थल है वो किसी न किसी नदी के पास है, किसी न किसी नदी के पास है। तो इस वजह से सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव, इन सभी विद्वानों का कहना है कि पूरे सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है नदी के पास है, तो नदी में बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ आया, मतलब बाढ़ की वजह से, इस नदियों के कारण बाढ़ आई, जिसकी वजह से इस पूरे सभ्यता का विनाश हो गया। पर बहुत विद्वान इनकी बातों को नहीं माने, वो बोल रहे हैं कि ठीक है, जिस स्थल के पास कह सकते हैं कि नदी रहा होगा वो स्थल बाढ़ के कारण कह सकते हैं विनाश हो गया, लेकिन और भी कुछ कुछ स्थल है जहाँ पे नदी के किनारे वो नहीं है, तो वहाँ पे तो बाढ़ नहीं आया होगा, पर वो लोग भी तो खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए, है ना, जिस वजह से इनके बातों को कह सकते पूरी तरह से माना नहीं, सारे विद्वानों ने नहीं माना है, लेकिन इनका कहना है, सर जॉन मार्शल का कहना है, अर्नेस्ट मैके का कहना है, एस.आर. राव का कहना है कि इस पूरे सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। फिर अगर इसके बाद देखा जाए, है ना, तो मार्टिमर व्हीलर का आज गलत बहुत ज़्यादा लिखा रहा है ना, मार्टिमर व्हीलर का अगर देखा जाए, फिर इसके बाद है ना इनका गार्डन चाइल्ड, फिर ये पिगट महोदय को, इन तीनों विद्वानों ने, किसने, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, फिर पिगट महोदय, इन तीनों विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है, या कह सकते हैं इस सभ्यता का जो खत्म हो गया है ना, ये कह सकते हैं पतन जो हुआ है वो है ना विदेशी जो है ना उन लोगों ने आक्रमण किया, तो ये सभ्यता का पूरा विनाश हो गया है ना। पर हम लोग को इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, मतलब यहाँ से हम लोगों को कह सकते विदेशी लोग आक्रमण करने आए होंगे, ठीक है, तो वहाँ या आर्य लोग या विदेशी जो लोग आक्रमण किए होंगे, तो यहाँ से हम लोग को बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ये कंकाल भी मिलता, कंकाल की बात है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से है ना औजार कह सकते, ये क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र ना, क्या कहा जाता है, शस्त्र, हथियार, है ना, तो हथियार भी यहाँ से ज़्यादा मिलते, पर यहाँ पे हथियार नहीं मिले, क्योंकि पूरे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग शांतिमय थे, एकदम शांति से जीने वाले लोग थे, एकदम साफ सुथरा से जीने वाले थे, अच्छा से जीने वाले थे वो लोग, है कि नहीं। तो यहाँ से कोई हम लोग को हथियार नहीं मिला है, इसलिए इनके बातों को भी बहुत सारे विद्वानों ने नहीं माना है। ठीक है, चलिए, तो मार्टिमर व्हीलर का, गार्डन चाइल्ड का, पिगट महोदय का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कह सकते हैं विनाश हुआ है वो विदेशी आक्रमण के कारण। ठीक है, चलिए, फिर और भी विद्वानों का, जैसे कि अगर देख लीजिए इनका, यहाँ पे लिख दे, जैसे कि अगर देखा जाए इनका आर्नेस्ट स्टाइन का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो जलवायु में परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग क्या है, मत है, बात है कि नहीं। फिर उसके बाद एक और विद्वान है जिनका कहना है कि इस पूरे सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो है ना मलेरिया या महामारी के फैलने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है ना। उस विद्वान का नाम क्या है, उस विद्वान का जो नाम है वो क्या है, जॉन कैनरी। तो एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन कैनरी, इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो मलेरिया के कारण हुआ है। जॉन कैनेडी, ठीक है, हाँ। तो इस सभ्यता को जो कह सकते हैं कि विनाश हुआ है, तो जॉन कैनेडी का कहना है, है ना, कैनेडी का कहना है कि मलेरिया या महामारी इन सब के कारणों इस सभ्यता का क्या हुआ, विनाश हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के कहा है, किसी क्षेत्र में कुछ और रीजन की वजह से हो सकता है, किसी क्षेत्र में कुछ और रीजन की वजह से, कोई क्षेत्र में बाढ़ की वजह से मान लेते हैं, कोई क्षेत्र में विदेशी आक्रमण की वजह से, है ना। तो मतलब अलग इतना लंबा 12,99,600 किलोमीटर फैला हुआ है ना, तो हो सकता है किसी क्षेत्र में कोई और रीजन की वजह से हो गया होगा, है कि नहीं। तो अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि सर जॉन मार्शल है ना, सर जॉन मार्शल को
है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बाढ़ का साक्ष्य मिला है। इनको साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा नामक जो स्थल है वहाँ पे बाढ़ आई थी, है कि नहीं। तभी इन्होंने कह दिया कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो लोग है, या कह सकते पूरे जो हड़प्पा सभ्यता है वो बाढ़ के कारण वो क्या हो गया, उसका विनाश हो गया, ठीक है, या पतन हो गया। फिर अर्नेस्ट मैके है, इनको चान्होदरो से बाढ़ का साक्ष्य मिला है। चान्होदरो जो स्थल है वहाँ से इनको, है ना, बाढ़ का साक्ष्य मिला। तो अलग अलग विद्वानों को कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला होगा, उसी के आधार पर वो कहें, है कि ये भी हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों की वजह से इस पूरे सभ्यता का विनाश हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी हम लोग को पता नहीं कि इतना बड़ा सभ्यता जो था उसका कैसे विनाश हो सकता है ना, इसको हम लोग समझते। देखिए अभी कोरोना था ना, अगर इस कोरोना का सही से अगर इलाज नहीं होता, अभी का जो टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, अभी का जो साइंटिस्ट लोग हैं, अगर इन बीमारी के जो इलाज को नहीं ढूंढते, तो हो सकता है कुछ साल में सावधानी नहीं बरतते, तो हो सकता है कुछ साल में पूरी दुनिया खत्म होता है कि नहीं होता, आराम से हो जाता, एक हिसाब से सोचा जाए तो, है कि नहीं। तो बीमारी की वजह से भी हो सकता है ना, जैसे कि अभी का पूरा दुनिया खत्म अगर हो जाता, किसी को पता रहता, खत्म हो जाता, हम लोग भी लाखों साल 2 साल लाखों साल बाद कोई खोदाई करता, हज़ार साल, तब हम लोग मिलते, तब वो बोलता कि अरे एक और भी नगरीय सभ्यता था, नगर की तरफ बसा हुआ था, बोलता कि नहीं बोलता, है कि नहीं। तो हो सकता है ये सभ्यता जो थे, बीमारी पूरे में बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारी फैल गया होगा, और यहाँ के जो लोग रहे होंगे उस बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाए होंगे, जिस वजह से धीरे धीरे मर गया। ये भी रीज़न हो सकता है कि नहीं। मलेरिया का महामारी फैल गया होगा, है कि नहीं, तो जिस वजह से इन लोगों का क्या हो गया, पूरा विनाश हो गया, ठीक है। सटीक रीज़न जैसे कि इनके निर्माता के बारे में कह सकते हैं, बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग बात कहना है। फिर उस पर इनके काल के बारे में, उसी प्रकार इसके पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग बात कहना है। और जो भी विद्वान बोले हैं उनको जो भी कुछ साक्ष्य मिला है वो साक्ष्य के आधार पर बोले। ज़्यादा विद्वान अगर एक मत पे ज़्यादा विद्वान बोले, हाँ, इसका मतलब उस बातों को ज़्यादा सही माना गया है, ठीक है। जैसे कि निर्माता के बारे में ज़्यादा विद्वानों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता है वो द्रविड़ लोगों ने किया था, इसलिए इसके बात को माना गया, है कि नहीं। उसी के काल के बारे में रेडियो कार्बन विधि जो हो गया, इन सब काल के बारे में ज़्यादा विद्वानों ने कहा कि हाँ ये सही है, इसलिए इसके काल को माना गया है कि नहीं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग बातों के हैं, जिनके मत पे ज़्यादा विद्वानों का कह सकते हैं कि कह रहे कि हाँ ये बात सही है, ज़्यादा विद्वानों का एक ही मत है तो उसको सही माना गया है कि नहीं। चलिए, इसके विनाश के बारे में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारणों को बताया गया है कि नहीं, जिस वजह से कह सकते हैं इसके विनाश के बारे में एक सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन अलग अलग विद्वानों का बात कहा जा सकता है कि आर.एन. स्टाइन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जॉन केनेडी का कहना है कि मलेरिया या महामारी के कारण, है ना, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, पिगट महोदय, इन लोगों का कहना है कि विदेशी आगमनों ने या आर्य जो लोगों ने ना इस पूरे सभ्यता का विनाश किया है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव का कहना है कि बाढ़ के कारण इस पूरे सभ्यता का विनाश हुआ है कि नहीं। तो हम लोग इस सभ्यता को एकदम शुरू से लेके इन तक जान लिए, कैसे इस सभ्यता के कह सकते हैं कि कैसे इस सभ्यता के बारे में हम लोग को धीरे धीरे जानकारी हुआ। फिर कैसे इन लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में जाने, कैसे ये लोग का रहन सहन था, कैसे इन लोग व्यापार वाणिज्य ये सब करते थे, है कि नहीं। फिर उसके बाद इन लोगों का धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, है कि नहीं, इन सब कह सकते हैं रहन सहन, इन सब तरीक़ों के जाने, है कि नहीं। फिर वहाँ के से हम लोगों को, है ना, शिल्प उद्योग, इन सब के बारे में जाने, वहाँ के टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, विज्ञान, है ना, टेक्नोलॉजी, इस सब के बारे में हम लोग जानें कि वहाँ के जो कहाँ किस लेवल तक कह सकते हैं या कहाँ तक वो लोग जानते थे, जानकार वो सभ्यता के लोग थे, या किस चीज़ से वो लोग परिचित थे। ताप से भी वो लोग परिचित थे, बटखारा ये लोग भी था, बटखारा नापने तोलने से भी ये लोग परिचित थे, गणितीय पद्धति से भी ये लोग परिचित थे, दशमलव पद्धति से भी ये लोग परिचित थे, है कि नहीं। तो इससे हड़प्पा सभ्यता जो था एक पूरा डेवलप्ड कह सकते पूरा एक सभ्यता था, ठीक है। चलिए, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे, मतलब कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जो भी प्रमुख स्थल है, स्थल के बारे में हम अभी तक नहीं बताएं, क्योंकि उसको एक लास्ट दिन, एक सेपरेट दिन, उसी के बारे में सिर्फ हम लोग स्थल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कल के डे में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को जो भी स्थल है, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, इन सब स्थलों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद और भी अन्य स्थल है, जैसे कि रंगपुर हो गया, सुटकोटजा हो गया, कोटदीजी हो गया, आलमगीरपुर हो गया ना, इन सब स्थलों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस जिला में है, किस नदी के किनारे है, इन बातों को जानेंगे। और साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि यह जो सभ्यता
है इन स्थलों से, ये जो स्थल है इन स्थलों से क्या क्या चीज़, प्रमुख चीज़ क्या क्या मिला। सारे स्थल से तो बर्तन मिला होगा, ये तो खास नहीं है ना। सारे स्थल से क्या क्या चीज़ खास मिला है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा आपको अच्छा लगा होगा। हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में जान लेते, इसके बारे में बताना हम शायद भूल गए थे, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था, मतलब लिखने और पढ़ने का। हम बताए ना कि हड़प्पा सभ्यता से पढ़ा लिखा, मतलब कह सकते हैं वहाँ से पत्थर मिला है या बहुत सारे चीज़ मिला है, जिसपे मूर्ति मिला है, कह सकते हैं, है ना, कह सकते सिक्का मिला है। वो लोग सिक्का से सामानों को खरीदते बेचते नहीं थे, है ना। वो लोग का वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु का आदान प्रदान करता था। लेकिन वहाँ से कह सकते गोल चीज़ मिला है जिसपे कुछ कुछ लिखा गया था, ठीक है। मुहरे मिला है जिसपे कुछ लिखा गया था, ठीक है। तो वो जो लिपि था, आज लिखा हुआ चीज़ तो था ना, लेकिन हम लोग आज तक उसके लिपि को या लिखा हुआ चीज़ को जो था उसको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, लेकिन कितना अक्षर था इस सब के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में लिपि के बारे में सबसे पहले जानकारी 1853 ईस्वी में हुई थी। हम बता चुके थे, पहला ही दिन बताए थे कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा नामक स्थल से, है ना, सबसे पहले एक पत्थर मिला जिसपे कुछ लिखा गया था। कब मिला? 1853 में, ठीक है। पर ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस हड़प्पा सभ्यता के अक्षर के बारे में सारे लोग अच्छे से जाने, पर पढ़ नहीं पाए क्या लिखा हुआ है, पर अक्षर के बारे में जाने। 1923 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के अक्षर के बारे में जाने कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी अक्षर मिला है वो लगभग 400 अक्षर थे। कितने अक्षर थे? 400 अक्षर थे, जिसमें 64 अक्षर जो थे मूल अक्षर थे, मतलब मेन अक्षर कह सकते हैं, जिसमें मात्र 64 अक्षर में थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो कह सकते जो लिपि था, लिखने का जो तरीका था, वो दाएं से बाएं से शुरू होता था, यहाँ से, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू होता था और ऐसे लिखा जाता था, है ना, और फिर नीचे से शुरू होता था ऐसे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो बाएं से शुरू करते थे लिखना दाएं की तरफ, और फिर दाएं से शुरू करते थे बाएं की तरफ। मतलब हम लोग का जो हिंदी में देखा जाए तो देवनागरी है, इंग्लिश में देखा जाए तो रोमन है, ठीक है। तो उर्दू में देखा जाए तो इधर से लिखा जाता है, दाहिना से शुरू किया जाता है, और हिंदी में बायां शुरू किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, बायां से शुरू करते थे और फिर यहाँ तक मान ले जहाँ तक उसका पेज रहा होगा या जो भी डिजाइन रहा होगा वहाँ तक वो जाते थे, और फिर उसके बाद इधर से ही आते थे वापस, है ना। तो वो लोग का हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो मिला है वो बायां से शुरू होता था और फिर बायां से दायां और फिर दायां से बायां होता था। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है वो किस तरह से लिखाता था। तो बायां से दायां और फिर दायां से बायां की तरफ, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो क्या था, है ना, वो सांकेतिक लिपि था। क्या था? सांकेतिक लिपि था, मतलब कुछ कुछ बनाया गया था, है ना, जिससे आप सब लोग, है ना, पहचान लेते थे, है ना। जिस वजह से इसे कहा गया कि ये चित्र कुछ कुछ बना देता था। क्या कर देता था? कुछ कुछ चित्र बना देता था, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा, हम लोग अभी लिखते हैं ना वो सब, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्र बना बना के कुछ कुछ बताते थे सारे लोग को, है कि नहीं। उन लोग का लिखने का जो तरीका था चित्र के अनुसार रहा होगा, है कि नहीं। जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता की लिपि को चित्रात्मक कहा गया, या सांकेतिक लिपि कहा गया, या ब्रुस्टोफेडन लिपि कहा गया, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लिपि को क्या कहा गया है? तो भाव चित्रात्मक या सांकेतिक या ब्रुस्टोफेडन कहा गया है, ठीक है। चलिए, फिर हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन के बारे में हम एक बात बताना, बहुत बात तो बताए थे, लेकिन एक और बात जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में, है ना, बैल जो है ना, 2 प्रकार के बैल मिला है। एक बड़ा सा कुबरदार, है ना, और बड़ा सींग वाला मिला है, ठीक है। और एक कुबर नहीं है और सींग छोटा सा है, ठीक है। और 2 प्रकार के यहाँ बैल को पालने का साक्ष्य यहाँ से हम लोग को मिला है। 2 प्रकार के बैल था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके काल के और स्थान के और जगह के, कहाँ है, किस राज्य में, क्या साक्ष्य मिला, इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। और कल हमारा जो होगा हड़प्पा सभ्यता का लास्ट डे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा अच्छा लगा होगा। हमसे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल भी बजा दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।